बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। सर अब बेंच तो अब आगे मामला बढ़ गया है। अब तो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने भी नोट लिख दिया है और उस नोट में उन्होंने भी वो कहते हैं ना, रुमाल में बांध कर अल्फाजात जो कहे, जो नोट लिखा, अगर मैं चंद लाइनें आपको बताऊं तो वो लिख रहे हैं कि असखुद नोटिस में सुप्रीम कोर्ट को एहतियात बरतनी चाहिए और सियासी पार्टियों को भी सादिक और अमीन बनकर इस मुल्क के लिए काम करना चाहिए। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे ये जो बेंच का फैसला आया है इस पर नज़र षानी करनी चाहिए। तो अब इस नैरेटिव के बाद हुकूमत का जो मोराल है वो अप हो चुका है। अब हुकूमत कह रही है कि अदलिया की अपनी ही सफ़ों में अब आवाज़ आ रही है। हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बहुत सारे जो जमाती जो इत्तेहादी पॉलिटिकल पार्टियां उनके रहनुमाओं ने, अच्छा तो बात जहां तक कंटिन्यू चल रही थी अदलिया की, तो अब इस तमाम सिनेरियो में मुल्क किस सिमत जा रहा है हम इस पे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एक करारदाद लाई गई थी कौमी असम्बली में, लेकिन जब वो करारदाद हमने देखी तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने सिग्नेचर नहीं की, ना उस पर वजीर आजम ने सिग्नेचर की। 42 लोगों ने उस करारदाद पे सिग्नेचर किए। वो 42 लोग कौन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने उस पर सिग्नेचर क्यों नहीं किया? क्या उनको खौफ था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का? वजीर आजम ने भी उस पर सिग्नेचर नहीं की। तो बड़ा सियासी मूव कहें हुकूमत ने खेला है। इन तमाम पर बात करेंगे, महंगाई से लेके पाकिस्तान की इकनॉमी और पाकिस्तान आगे किस सिमत जा रहा है। क्या अब इलेक्शन एक साथ मुल्क में होंगे या कि 90 रोज़ में इलेक्शन अब हो जाएंगे? स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सलीम सचवानी साहब। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब, अतहर मिनल्लाह ने भी सर तनकीद करना शुरू कर दी है और उन्होंने कहा है कि फुल कोर्ट का अगर मुतालबा किया था तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने तो बना लेते। सर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यूं करना चाहिए, ये किसी चीफ जस्टिस को या किसी जज साहब को ज़ेब नहीं देता है। अच्छा, उनका काम ये है कि अगर सही है तो सही है, गलत है तो उसको सज़ा दी जाए। आइन के अंदर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अतहर मिनल्लाह साहब को इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी कि जो 90 रोज़ के इलेक्शन का है वो आइन के अंदर ये बात मौजूद है और सही है या गलत है। वो अपना राय देने का अगर उनको इतना ही शौक था तो इस पर राय देते। इनको किसी ने पकड़ के तो नहीं रखा था। बजाय इसके मामलात को उलझा रहे हैं, खेल हो रहा है, तमाशा हो रहा है। आवाम की तमाम तर तवज्जो महंगाई से हटाने की जो है ना, ये भी एक कोशिश है। अच्छा चले मैं पूछ लेता हूँ ना, माहिर इकोनॉमिक्स हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल अडवाणी साहब ने हमें फोन कॉल पे ज्वाइन किया, टेलीफोन लाइन पे आ चुके हैं। इकबाल अडवाणी साहब, बहुत शुक्रिया सर। अडवाणी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। ओके, थैंक यू सर। अडवाणी साहब, अतहर मिनल्लाह ने नोट लिख दिया, गालबन आपने भी वो नोट स्टडी किया होगा, जिस पर उन्होंने कहा है कि अगर लार्जर बेंच बनाना तमाम इत्तेहादी जमातों ने कहा था को बना लेना चाहिए था। अब इस नोट के आने के बाद हुकूमती मोराल आपको नहीं नजर आ रहा कि वो अब अप हो चुका है? अब आपको लगता है कि पंजाब में इलेक्शन होंगे? नहीं, इलेक्शन तो नहीं होंगे, आप इसको तो भूल जाए, इलेक्शन तो नहीं होंगे। लेकिन आपको मैंने पहले ही कहा था कि इनको फुल कोर्ट बिठा जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बिठाए। अब इसके बाद मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हो गई है, जिसका फायदा हुकूमत को होगा। और आपके सामने आ गया कि आज हुकूमत काफी अच्छी पोजीशन में आ गई। कुछ दिन पहले वो कह रहे थे, 1-2 दिन पहले, कि हम रिटर्न गाइड करेंगे। आज वो चीफ जस्टिस से मुतालबा कर रहे हैं कि आप रिजाइन दें, क्योंकि अतहर मिनल्लाह का जो स्टेटमेंट आ गया, जो नोट, उससे तो मामला और चेंज हो गया। तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट डिवाइड होगी तो इसका सबसे ज्यादा फायदा ही हुकूमत को होगा। हुकूमत तो अपने कार्ड खेल रही है, तो आपके सामने बात पहले करनी चाहिए थी। अगर अच्छा इनको शौक चले, का बात ये तो पहले करनी चाहिए। पीटीआई के सलीम सचवानी साहब स्टूडियो में मौजूद है। उनका कहना है कि अतहर मिनल्लाह अब क्यों आ गए, पहले स्टेटमेंट दे देते। और आपको लगता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुसाफी होंगे? देखिए, अगर वो रिजाइन देते हैं कि नहीं देते, ये तो एक बात की बात हो गई, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर बढ़ गया और अभी इनके लिए काफी इजी हो गया कि अब 11 तारीख के मई के अंदर इलेक्शन की जो तारीख दी गई थे, अब उसमें इलेक्शन तो होंगे नहीं। ये अगर हुकूमत के लिए काफी यानी एक सपोर्ट हो गया, एक काफी ऐसी पोजीशन आ गई हुकूमत की कि अब वो इलेक्शन करवाने के लिए नहीं जाएगी। और आज आपको पता है उनका एक और भी हुई थी
सिक्योरिटी की भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा, उनका जो मेन मकसद बयान करने का यही था कि सिक्योरिटी जैसे हालात है, तो उन्होंने बंद अल्फाज में यही कहा है कि इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, मुल्क की हालात ऐसे हैं। तो हर तरफ से आपको नजर आ रहा है कि इलेक्शन ना होने की तरफ से तरफदार है। अब वो पीटीआई कुछ भी कर ले, ये एक सच्चाई है, इनको मान लेना चाहिए, इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, अब अडवाणी साहब ये भी बताइएगा कि आपने जिस तरह का सलामती का एक इजलास भी वजीर आजम की जेर सदारत हुआ और फिर मौजूदा सिनेरियो आपके सामने, अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर ये आइन से इनराफ नहीं होगा? देखिए, आइन से तो पहले ही हो गया है ना। 90 दिन की अगर बात हुई तो 90 दिन तो वैसे ही खत्म होने वाले हैं। आइन तो ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, तो 90 दिन में तो वैसे भी नहीं कर रहे। तो फिर इन पर आर्टिकल 6 नहीं लगेगा? नहीं, अभी नहीं लग सकता। अभी तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट अपने मसले हल करे, इसके बाद वो वहां तक मामला जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 6 किस पे लगाएंगे? वजीर आजम ने एक अच्छी मूव कर ली थी कि पहले पूरी पार्लियामेंट को, जो भी इनकी पार्लियामेंट को सपोर्ट ले लिया पूरा। अभी आप वजीर आजम को ये तलब भी करते हैं तो वो ये कहेंगे कि मेरा डिसीजन नहीं है, मुझे तो पार्लियामेंट ने कहा है तो मैंने ये काम किया है। तो फिर पार्लियामेंट के सब लोगों को वो सीट करेंगे, कैसे होगा? ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया। यानी जहां तक देखा जाए कि हुकूमत ने अपने कार्ड बहुत अच्छे तरीके से खेले हैं और पीटीआई आज खुद गलती तस्लीम कर रही है कि हमको असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए। फवाद चौधरी का स्टेटमेंट देख लें, वो खुद कह रहे हैं कि हमको असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए थी, हमने जो सोचा था ऐसा हो नहीं रहा। तो अब इससे ज्यादा अब क्या ओपन बात आ जाएगी कि इनका ये डिसीजन जो था असेंबली तोड़ने का, ये खुद एक्सेप्ट करने पे आ गए हैं कि हमने गलत तोड़ी थी। और इनमें लचक भी आप देखें, अभी खुद ही कह रहे हैं कि हमको बैठ के मामला हल करने चाहिए। जो लोग कहते थे कि हम चोर डाकुओं के साथ कभी बैठने के लिए तैयार नहीं हो, आज वो इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम लोग इनके साथ बैठने के लिए तैयार है। तो इसके तरीके आपको प्रूफ चाहिए तो आज के हालात। तो चले, ये जो पीटीआई की शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उनका आपके साथ एक सवाल है कि अगर आइन आप खुद कह रहे हैं कि तोड़ दिया मौजूदा हुकूमत ने, तो इन पे कार्रवाई कब होगी? बनती है? देखिए, आइन तो कर देखे, आइन तो पीटीआई ने भी बहुत जगह पे तोड़ा हुआ है। आइन का तो कभी भी इन्होंने भी कोई रिस्पेक्ट नहीं की। आइन को तो तकरीबन जब से आपको आइन तो आपको वक्फे वक्फे से टूटता हुआ नजर आ रहा है पीटीआई। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जल्दी आप इलेक्शन पीटीआई ने क्यों नहीं करवाए? वो भी तो आइन कहता था बल्दियाती इलेक्शन करवाए, पीटीआई ने नहीं करवाए ना। तो आप किसी एक को क्लेम नहीं जा सकते आइन के हवाले से। आइन के हवाले से तो सब अपने अपने कार्ड खेलते हैं और अपने हिसाब से आइन को मूव करवाते हैं। आप देखते पीटीआई ने कौन सा आइन पे किया है काम? सीधी सी बात, एक बार आपको पता होगा कि जब वजीर आजम ने कहा था कि मेरे को जो भी प्रॉब्लम होती थी तो ये सब ISI वगैरह डील करवा के आ जाते थे। तो ये क्या, ये आइन की खिलाफ वर्जी वाली बातें नहीं है? इनके खुद के स्टेटमेंट है, खान साहब के खुद के स्टेटमेंट है कि मेरे हाथ बंधे हुए थे, सब काम तो ये खुद करते थे। जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो जो भी इत्तेहादी नाराज होते थे उनको ये मनाने जाते थे। तो आप क्यों यूज करते थे? जब आपको आइन याद नहीं आया। ठीक है, लास्ट में मुझे ये बताइएगा, गवर्नमेंट कर रही है, पिछली गवर्नमेंट थी, हर किसी ने आइन को अपने लिए इस्तेमाल किया है। चले लास्ट में एक बार लास्ट में ये जो तमाम मामलात हो रहे हैं, पीटीआई का ये भी कहना है कि तो महंगाई, इकोनॉमी, डॉलर की ऊंची उड़ान, इसको कौन देखेगा? हुकूमत तो पीटीआई को वो कहते हैं ना जेर अताब लाने में लगी हुई है। नहीं, तो पीटीआई सही कहती है कि महंगाई की तरफ तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को, तो लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ऐसा काम किया है कि हुकूमत रिलैक्स है? एक साल से धरने, झगड़े, फसाद, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इन्होंने किसी को मौका भी तो नहीं दिया किसी काम के लिए। कम से कम मुझे कोई 1 महीना ऐसा बताए जिसमें इन्होंने हंगामे नहीं किए हो। तो हुकूमत को इन्होंने काम भी करने नहीं दिया और हुकूमत में इतनी अहलियत भी नहीं है कि वो काम कर पाए थी। दोनों तरफ से है, लेकिन इसका आप सिर्फ पूरा मलबा गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। जब से पीटीआई की गवर्नमेंट गई, आपसे मुझे बताए, कुछ एक दिन मुझे बताए जिस दिन उन्होंने सुकून से बैठे हुए हो और उन्होंने करने दिया होगा। उन्होंने इस्तीफे क्यों दे दिए असेंबली से? असेंबली में बैठना चाहिए तो इकोनॉमिक्स पे बात करनी चाहिए। असेंबली क्यों छोड़ी? पंजाब असेंबली क्यों छोड़ी? जेपी की असेंबली क्यों छोड़ी? तो हालात उन्होंने भी कोई अच्छे नहीं रहने दिए ना उन्होंने अच्छे हालात रहने दिए, ना हुकूमत के पास इतनी कोई काबिल टीम थी कि वो इसमें तवज्जो देते। हुकूमत का जो गवर्नमेंट आई थी वो अपना मकसद पूरा करने के लिए आई थी कि अपने केस खत्म करे।
उनको अपने केस खत्म करने थे, उसलिए उन्होंने हुकूमत ले ली थी। इन्होंने उनको सुकून से बैठने नहीं, अगर उनको ये असेंबली में बैठते तो हुकूमत पूरी तरह एक्सपोज हो जाती। मुझे लगता है खुद ही चले जाते। इनकी भी गलतियां हैं, हमारी ये गवर्नमेंट की भी गलती है, अभी अगर एक मासूमाना सवाल है, मैं चाहूंगा कैटेगोरिकली इसका जवाब दें। अभी अगर इलेक्शन होते हैं तो आपको लगता है खान साहब क्लीन स्वीप कर देंगे? हाँ, अगर इलेक्शन फेयर इलेक्शन होते हैं तो खान साहब क्लीन स्वीप कर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये एक सच्चाई है, रियलिटी यही है। हुकूमत को भी खौफ है कि अगर आज फेयर इलेक्शन, आज की तारीख में अगर पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन हो जाए तो खान साहब जीत जाएंगे अगर आज इलेक्शन होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका इकबाल अडवाणी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर आपने सुना कि अगर मुनसिफाना इलेक्शन होते हैं तो खान साहब का पलड़ा भारी है, तो इन्होंने तस्लीम किया ना सर। लेकिन आप भी तो सर मिस्टेक अपनी तस्लीम करें ना। किसी और का होता है, इन्होंने तस्लीम किया इस बात को। पहले इन्होंने कहा कि खान साहब के ऊपर डाल दिया, अब इन्होंने 2 दफा तस्लीम कर ली है बात। वो तो एक न्यूट्रल तजिया दे रहे हैं, वो तो अवाम जहां जिस सिमत जा रही है, नहीं, अवामी फॉलोइंग है खान साहब के पास। इनकी बात से तो मैं एग्री हूं ना सर, मैं इनकी बात से इनकारी तो नहीं हूं, मैं तो इनकी बात से एग्री करूं, मगर मैं तो ये कह रहा हूं जो बात हम कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं। अगर फेयर इलेक्शन हो तो 90% सीटें पीटीआई जीत रही है, 90% सीटें जीत रही है अगर फेयर इलेक्शन, इंक्लूडिंग सिंध के भी जीत रही है अगर फेयर इलेक्शन हो तो। मगर यहाँ पे फेयर इलेक्शन कहाँ है? पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में था कि फेयर इलेक्शन के लिए ईवीएम मशीन लाई गई, जिसको सबोताज कर दिया गया। पहली दफा था कि पाकिस्तान की तारीख में पढ़े लिखे वोटर्स को जो हक के राय दे दिया गया। 1 करोड़ से ज्यादा तजर्बाकार, सीनियर और मुख्तलिफ शोबों में अब माहिर लोगों को जो वोट का हक नहीं था उनको वोट का हक दिया गया, वो हक से फिर महरूम कर दिया गया। क्यों? और गांवों में, देहातों में इन्होंने जहालत को परवान चढ़ाया, लोगों को अपने पीछे लगाया हुआ, लोगों से वहां पे धांधली करके, बदमाशी करके, गुंडागर्दी करके वोटिंग होती है। इस तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है ना वो ईवीएम मशीन आनी चाहिए और ईमानदाराना इलेक्शन होने चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, अगर हम कहते हैं कि हम सुन्नत नबवी पे अमल करने वालों में से हैं, अगर हम कहते हैं कि हमें दीन इस्लाम पे ऊपर चलना चाहिए, तो फिर हमें जो है ईमानदाराना इलेक्शन पे भी आना चाहिए सर। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ाता हूँ सिलसिले को। अब आपको मौजूदा स्टेटमेंट सुनी होगी आपने, मैं आपको दोहरा देता हूँ। आप लाइव शो में बैठे हैं, चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी खुद तस्लीम कर रहे हैं कि अगर हुकूमत अक्टूबर में भी इलेक्शन करना चाह रही है, हमसे बात करें, हम तैयार हैं। तो आप लोग तो चोरों से बात नहीं करते थे, पहले तो आप कह रहे थे कि अक्टूबर नहीं जानते, अभी इलेक्शन कराओ। हमारे जरा ये बता रहे हैं कि पीटीआई के बैकडोर रवाबित चल रहे थे, वहां से आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। जब ये लबो लहजा इतना नॉर्मल, इतना कूल, अब हुकूमत से आप लोग कह रहे हैं कि आए हमसे बात करें, इलेक्शन के लिए फार्मूला तय करें, ऐसा ही है? तो आप क्या चाहते हैं, इलेक्शन के लिए फार्मूला तय नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर पहले नहीं तो पहले कर लेते आप, तो पहले का वक्त जाया होता। पहले आ जाते वो इलेक्शन की बात करने के लिए, शुरू से इलेक्शन पे ही बात हो रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा था आए खान साहब बैठे, मीसा के मईशत कर लेते हैं, आए ग्रैंड डायलॉग कर लेते हैं। जिस वक्त इन्होंने ये डायलॉग मारा था मीसा के मईशत कर लेते हैं, उस वक्त आप बोल रहे हो साथ साथ ब्रैकेट के अंदर में मीसा के एनोडो भी था। अच्छा, उस आप मीसा को एनआरओ की ब्रैकेट भूल जा रहे हैं सर। इसी वजह से बात नहीं हुई थी। अगर वो एनआरओ के ऊपर ना आते, वो केसेस को खत्म करने की बातें बैकडोर से ना करते, तो उस वक्त भी बैठ सकते थे सब साथ में। ये अपनी लूटी हुई दौलत ले हैं ना सर पाकिस्तान में। ये जो सबके बने हुए जर्नलिस्ट के, जजेस के, ब्यूरोक्रेट्स के, सियासतदानों के जो लूट, आवाम का जो पैसा लूट के इन्होंने जजीरे और महलात खरीद किए हुए, तो क्या ये आवाम का हक नहीं है कि उनको उनका हक मिलना चाहिए? और लोगों को तालीम से महरूम किया हुआ, लोगों को जीना दोबर किया हुआ, आज इतनी महंगाई, आपको पता है एशिया का सबसे महंगा तरीन मुल्क पाकिस्तान है इस वक्त। ऐसा ही है। तो सर क्या यह होना चाहिए? एक टाइम था हमारा 1 रुपया भारत के 2 रुपए, हमारा 1 रुपया बांग्लादेश के 2.5 रुपए। आज ऐसा है कि हमारे 3 रुपए बांग्लादेश का 1 रुपया, हमारे 3.5 रुपए इंडिया का 1 रुपया, हमारे पता नहीं बैंकॉक, हमारा 1 रुपया होता था, बैंकॉक के 2 रुपए होते थे, थाईलैंड के। और आज आप देखें तो उनका 1 रुपया हमारे कितने रुपयों के बराबर है? सर इस हाल पे पहुंचाने वाले कौन है? ये जो आज आवाम को अपने
वो बता रहे हैं अवाम का अपने आप को नुमाइंदा बता रहे हैं अवाम का, ये वही जाली नुमाइंदे हैं। ये जाली नुमाइंदे ये हैं। जाली नुमाइंदे जो चले। हुकूमत पे कब्जा करके और अपने केसेस माफ करवाए और बदमाशी और गुंडागर्दी और उनको चोर एस्टेब्लिशमेंट वालों की सपोर्ट है। चले, कैस मंसूर हमें ज्वाइन किया, इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन है। खुश आमदीद कहेंगे सर शो में। कैसा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आप भी ठीक हैं भाई? भी मैं ठीक। शेख साहब मैं चाहूंगा पहले पहला क्वेश्चन ही वफाकी सियासत पे हो जाए। आज अतर मिनला ने एक नोट लिखा है, अब उन्होंने ये भी कहा है कि उमर अता बदियाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। तो अब आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान की सियासत किस सिमत जा रही है? अतर मनिल्ला साहब ने नहीं कहा, ये तो ऑपोजिशन कह रही है माजरत के साथ, हाँ हुकूमत कह रही है। मनिल्ला साहब ने नहीं कहा, उन्होंने तो सिंपल ये कहा कि फुल कोर्ट बनाना चाहिए और मैं समझता हूँ उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। देखें, एक हमारा पिलर है, ठीक है ना, और बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर है हमारा, और सुप्रीम कोर्ट के अगर हर चीफ जस्टिस थोड़े से प्रेशर के बाद और कोई एक छोटी माइनर गलती करने के बाद इस्तीफा दे दे तब तो बहुत बुरी बात है। मैं समझता हूँ उन्हें फुल कोर्ट बना देना। सर, इसमें गलती कोई भी नहीं है सर, इन्होंने कोई गलती नहीं की है, उन्होंने आइन की पासदारी की है। वो एक अलग बात है कि मुझे ये बताएं, क्या इमरान खान साहब ने इस्तीफा दिया था? क्या शहबाज शरीफ इस्तीफा दे रहे हैं? नहीं इस्तीफे देते, सियासतदान तो देते ही नहीं है सर। इन्होंने तो मजम्मत पे क्या वो साइन भी नहीं किया शहबाज साहब ने जी। तो ये जो है ना, इनको नहीं इस्तीफा देना चाहिए और इनको बिल्कुल फुल कोर्ट जरूर बनाना चाहिए। एक आपकी चीज इल्म में होगी, जो करारदाद लाई गई थी कल, उस करारदाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने पार्लियामेंटेरियन हैं इंक्लूडिंग वजीर आजम शहबाज शरीफ, उनके सिग्नेचर नहीं मिले। देखिए, उसका कोई फायदा भी नहीं था। करारदाद अगर होती तो कश्मीर भी आजाद हो जाता। बहुत सी करारदादें होती रहती हैं, कभी सिंध असेंबली में हो रही होती, कभी नेशनल असेंबली, उसका कोई फर्क नहीं है। आपको 90 डेज में इलेक्शन कराने हैं। सही। देखें, 90 डेज में इलेक्शन डेफिनेटली इन्हें पंजाब में कराने चाहिए थे। आप आज ये देख लेना, आटे के ऊपर आपने इतना बंदे भी मारवा दिए और पैसा भी लगा दिया। आपने किस जगह के ऊपर फजूल भी पैसे लगा रहे होते हैं। इलेक्शन एक है। हाँ, ये चीज गलत है कि जो असेंबलियां तोड़ी गई वो वे गलत था और वो तरीकेकार गलत है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए आप असेंबलियां तोड़ें और अरबों रुपए का मुल्क को नुकसान दें। गवर्नमेंट की डिमांड पे साथ में शामिल थी। में इलेक्शन अब कराने हैं तो कराने। अगर आपने सियासी जंग लड़नी है तो उसको सियासी तरीके से लड़ें और आके दिखा दें। आपको लगता है अपने अंदर से खौफ खत्म करें, हार गा में भी आप जीत जाएं। कैस मंसूर साहब, अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हो गए, चेमा गोइया हैं कि कुछ दिन बाद और गिरफ्तारियां पीटीआई की मुतवक्के हैं। देखें सर, पीटीआई की गिरफ्तारियां करके भी छोड़ना ही पड़ता है। आज तक किसको लटकाया है इन्होंने? दूसरे तो लटक जाते थे ना। लेकिन एक चीज है सर, आप ये देखिए कि पीटीआई ने पीएमएलएन को सियासत सिखा दी है और पीएमएलएन को बहादुर कर दिया है। अच्छा। पीएमएलएन कभी रेजिस्टेंस की पॉलिसी नहीं थी, ना इनकी पॉलिटिक्स थी। आप जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट के साथ भी कर रहे हैं, ये सारा कर रही है, सारा पीटीआई की ही टीचिंग्स है इनको। सर, आप भूल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे आजाद में हमलावर हो चुके हैं पहले, शायद आप भूल रहे हैं सर। ये पहले से बदमाश और गुंडे हैं, इनको तो अभी तरबियत मिल रही है। पहले बैक फिटर थे, पहले इनको कोई सामने मुकाबला नहीं मिल रहा था, पहली दफा कि इनको मुकाबला मिल रहा है सर। 2013 में भी वो जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पिछले दरवाजे से भागना पड़ा था सर। लेकिन अब उन्होंने हार्ड हिटिंग सीख ली है और ये सारा जो सीखा गया है पूरा, ये एक दफा रिवाइज होना जरूरी है। जिस तरीके से ऑपोजिशन ने अदम एतमाद लाए थे और जो पीटीआई ने किया था, अगर वो काम ना होता तो आज ये असेंबली खत्म हो चुकी होती है। शहबाज शरीफ भी सर्वाइव ना कर सकते, लेकिन वहां से सीखा गया। अब वो भी उसी तरह तंग कर रहे हैं जैसे इनको तंग किया गया था। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, वो बड़ा मुश्किल है कि शायद ना हो। क्या साहब ये भी बताइएगा, आपसे वफाक पे तो बात हो गई, मैं चाहूंगा कि जरा सिंध पे भी बात कर ले। वो सर बल्दियाती इलेक्शन हुए थे गालबन, वो अभी तक कोई ना एडमिनिस्ट्रेटर का पता है, ना डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर, मेयर कौन आ रहा है, डिप्टी मेयर कौन है। देखें सर, इतनी धांधली वाले इलेक्शन को तो कोई याद ही नहीं रखता और उसमें मेरा ख्याल है इतनी धांधली हुई है कि बहुत इलाके के लोग पीपल्स पार्टी के बेइंतहा अगेंस्ट हुए हैं। अच्छा, इतनी हाई लेवल की धांधली हुई है। बिलावल ने कहा था मेयर जियाला आएगा। भी पीपल्स पार्टी के बंदों को कंपेन करते नहीं बल्दियात में देखा होगा। उनकी कंपेन आरओ तक थी और वहीं से उन्होंने इलेक्शन जीता है। और आप हिसाब लगा लें कि बगैर कंपेन के कैसे इलेक्शन जीते जाते हैं। तो बहरहाल ना किसी को इंटरेस्ट है अब किसी चीज के ऊपर, और ये भी पता कि जी अगर कोई मेयर आ भी जाएगा तो वो इतना पावरफुल नहीं होगा और जो भी गवर्नमेंट होगी उसे काम नहीं करने देगी। और आज भी देख लें, एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर साहब के साथ रहते हैं और काम मुर्तजा वहाब और नासिर शाह साहब करा रहे हैं।
आप देख लें जो भी हो रहे हैं काम डेवलपमेंट के वही हो रहे हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं वो गवर्नर साहब के साथ रहते हैं। और मजे की आप बात ये भी देखें सर कि गवर्नर साहब ने गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले गरीबों के लिए कि जी आपके हालात खराब हैं, जो खाना नहीं खा सकता, ये तो ये था ना, अमीरों को दावतें देने के लिए वो पीसी बुक करवाते, गवर्नर हाउस बुक क्या कराना था। तो वहां पे आपको गरीब नजर नहीं आ रहा, सारे अमीर जाके फोटो सेशन करा रहे। अजीब सिस्टम है, यकीन करें आप। बहुत सारे ये जो आपने निशानदेही की है कि वहां पे आम आदमी गवर्नर हाउस में नहीं जा रहा जी, ये इल्जाम लगा रहे हैं भी जिसके साथ भी कर रहे हैं, और वो हाई लेवल के लोगों के साथ ही पिक सेक्शन कर रहे होते हैं, सैरी पे कहीं जाते हैं तो जाते हैं। लेकिन देखें एक चीज ये है कि आपने अगर अपना घर खोला है तो आपने अमीरों के लिए नहीं खोला, आपने गरीबों के लिए खोला है कि उनके घर पे राशन नहीं है, उनके पास खाने के पैसे नहीं, वो तकलीफ में है, तो अब गरीब तो रखे ना। आपने दो सिस्टम कर दिए, एक डाइनिंग टेबल लगा दिए बड़े बड़े से, उसमें जाके अपने पॉपुलर लोगों को बिठा लेते हैं, पॉश एरिया के लोगों को बिठाते हैं, और जमीन पे एक नॉर्मल लोगों को बिठा देते हैं कालीनों के ऊपर। ये चीज अच्छी नहीं है। बहुत शुड बी रियली अप्रिशिएट, ये आपने बड़ा खूबसूरत नहीं होना चाहिए। ये खूबसूरत पॉइंट आपने उठाया है, और हमारे तवज्जुह से ये बात गवर्नर हाउस तक भी चली गई कि तजलील ना की जाए। अवाम जो लोग हैं वो एक जैसे हैं, ना गरीब को अमीर पर, ना अजमी को अरबी पर कोई। अगर आपने ये करना है तो मत चलाएं, कोई लोग बुरा नहीं मनाएंगे, लेकिन अगर चलाना है तो ये फिर आप ना लोगों को ना बिजनेसमैन को बुला रहे हैं, आप बड़े बड़े लोगों को बुला रहे हैं। आप डेली देख लें फोटो सेशन क्या हो रहा है, यही हो रहा है। और ये गलती ज्यादती है कि गरीब लोगों की तस्दील हो रही है, अमीर लोग और खोला उनके लिए और एंजॉय मील कर रहे हैं वहां पे मील आके। कभी आप देखें इनका सेटअप देखें, वहां पे डाइनिंग टेबल पे जो पॉश एरिया का लगा होता है, बिल्कुल एक 5 स्टार लेवल का सेटअप लगाया हुआ है, और नीचे कालीन डाले हुए दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, ये चला गया मैसेज उन तक। बहुत शुक्रिया आपका कैफ मंसूर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर बड़ी खूबसूरत बात की। नहीं ये बिल्कुल सही बात है। अगर ये चीज़ है, मैंने इस चीज़ को देखा नहीं है, अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। गवर्नर साहब भी अगर सबके साथ में ज़मीन पे बैठे, या तो सबको कुर्सी पे बैठाएं, और सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए, चाहे वो गवर्नर हो चाहे वो नहीं। कैफ मंसूर साहब का कहना है कि पेंट कोट वाले अलग हैं, आम वही आवाम अलग कर रहा हूँ। सब पेंट कोट वालों को भी ज़मीन पे अपने साथ बिठाना चाहिए, और जहाँ आम आवाम बैठी है वहीं पे पेंट कोट वालों को भी बिठाना चाहिए। इसमें कोई मुजायका नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और यही दीनी तालीमात है हमारी, और यही हमें मजहब सिखाता है कि सब बराबर है, गरीब व अमीर। यही फ़र्क जो है हमें वफाक पर हमने बात कर ली, जो है ना हमें तबाही की तरफ लेके जाता है। सलीम साहब वफाकी सियासत पर बात कर ली। कराची में अगर मैं ये कहूँ, आप बुरा न मानिएगा, एक पीटीआई हुआ करती थी, अब तो ऐसा कहेंगे, अब नज़र नहीं आ रही पीटीआई सर ग्राउंड पर, आपको नज़र आ रही है? सर आप आंखें बंद कर लेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगी। अच्छा, आपने आंखें बंद की हुई तो आपको नज़र नहीं आएगी। चले मेरे साथ में इलाकों में, मैं आपको दिखाता हूँ, हर गली हर मोहल्ले में आपको पीटीआई मिलेगी। बिल्कुल 100%। न कोई महंगाई पे कराची में एहतजाज आपका रिसेंटली कोई हो रहा है? अगर सॉरी अगर मैंने नहीं देखा तो अगर आप मेरी इस्लाह कर दें। सर देखिए, मैं क्योंकि आपने कहा कि हुकूमत के प्रोग्रामों में दर्जन दफ़ा मैंने कहा, ये जितने भी ड्रामे चल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अवाम की तवज्जो महंगाई से और मुल्क को जो तबाही की तरफ ले जाने की इन्होंने प्लानिंग की हुई है, उस वजह से चल रहे हैं। मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं ना आपकी बात मान लेते हैं। तो पीटीआई ने कराची में कोई बड़ा धरना दिया कि महंगाई, अवाम का अजाब, अवाम अजाब में आ गई, अवाम भूखी मर गई। महंगाई के खिलाफ एहतजाज पीटीआई करती रही है, और इंडिविजुअली भी करती रही है, और इसके लिए जुलूस भी निकाले गए। हर जलसे और हर प्रोग्राम के अंदर महंगाई के ऊपर बात होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, शुबा नहीं है, शक नहीं है। आपको याद होगा बिलावल साहब ने पूरा मार्च निकाला था आपकी हुकूमत के खिलाफ। सर इन्होंने बड़े बड़े मार्च निकालते, ये मैं, और आज तो 2 गुना ज्यादा महंगाई है सर। महंगाई ऑपोजिशन में आप हैं, मार्केटिंग के अंदर में ये लोग एक्सपर्ट हैं। अच्छा, मार्केटिंग करने में ये लोग एक्सपर्ट हैं। पहले इन्होंने पीटीआई की मार्केट महंगाई को, जो मामूली महंगाई थी, इसको बहुत ज्यादा मार्केटिंग की, ठीक है। और आज अपनी महंगाई को छुपाने के लिए दूसरे इश्यूज उठा के ला रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाने के आप लोग भी एक्सपर्ट हैं, तो ट्रेंड चलाएं ना सर। चलाएंगे, चल रहा होगा सर, बहुत से लोग चला रहे हैं। और जो है अब आप कह रहे हैं तो अब से मैं भी शुरू कर देता हूँ सोशल मीडिया पे इसको, ट्रेंड को चलाना। अगर आप कह रहे हैं ना कि हुकूमत तवज्जो हटा रही है, प्रोग्राम में कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं अपनी जात की बात कर रहा हूँ, महंगाई के ऊपर बात ना, मैं आपकी जात की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी पूरी जमात की बात कर रहा हूँ। मेरी पार्टी का कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर महंगाई की बात ना हुई है? आप कोई जैसा जलसा बताते कि फला जगह पे, चले फिर मैं पूछ लेता हूं, आपने मजबूर कर दिया सलीम साहब, आपने मजबूर कर दिया। वैसे एक वो कहते हैं ना
एक आप जब बड़े किस्से सुनाते थे, एक था बड़ा बादशाह और सर, वो था, एक था हलीम आदिल शेख, वो कहाँ है? सर आप, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आप नहीं देख रहे हैं जल्द से ना। आप लोगों को तो ब्लैकआउट किया हुआ पीटीआई के प्रोग्रामों को। अच्छा। आप लोगों ने पीटीआई के प्रोग्रामों को ब्लैकआउट किया हुआ। अभी 2 दिन पहले लियाड़ी के अंदर जलसा हुआ, क्या आपने दिखाया? मुझे अर्ज बताएं सर, आपने दिखाया? नहीं दिखाया ना। उसके अंदर अली आदिल शेख भी थे, फिरदौस शमी भी थे, और खुरम शेर जमान थे, और दीगर सारे मौजूद थे। आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी थे, और अरसलान साहब भी थे, सारे लीडरान मौजूद थे उसके अंदर में। और कोई ऐसा नहीं था जिसने महंगाई के ऊपर बात नहीं, और कोई ऐसा नहीं था जिसने तनकीद ना की वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर। आप लोग तो खुद पीटीआई का ब्लैकआउट करके रखा हो, आप तो खुद अंडर प्रेशर चल रहे, और इल्जाम आप पीटीआई पे डाल रहे। नहीं तो हमने देखते थे पहले आप लोग माइक ले लेके घूमते थे गलियों में, और आज आपने माइक हटा दिए सारे चले, गलियों आपके से। अरसलान ताज समेत कुछ लोग जेलों में भी थे, आ गए से सुकून वो में आप जेल लोग। से आ गए, मगर आप देखें ये तो इन्होंने ट्रेंड बनाया हुआ है। इधर से लोग पकड़ते हैं, उधर से दूसरे छूटते हैं, तो दूसरे लेके चले जाते हैं। ये इन्होंने पीटीआई के ऊपर जो है ना एक प्रेशर बना के रखा हुआ। इस प्रेशर के ऊपर जो अननेसेसरी के तौर पर ये झूठे इल्जाम लग रहे हैं, झूठी एफआईआर कट रही है। आप बताएं इस पर किसने एक्शन लिया है? क्या सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था इसके ऊपर? ये तो बनता था कि जाली केसेस दर्ज हो रहे हैं मुल्क के अंदर, सड़ेआम साबिक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जाली 5 केसों में खान साहब को रिहाइयां भी तो मिल रही थी ना सर। सब कैसे एक नहीं साथ। मिलेंगी ये बताएं, जब एक ही तरह के 5-5 केस और एक ही तरह के 10-10 के, और एक ही मतन लिखा हुआ, और हर शहर में एफआईआर उसी मतन के ऊपर कट गई है, और बंदे अलग अलग हैं। इस तरीके के ड्रामे हो रहे हैं। तो सर, आज अब भी ये बताएं, इस्लामाबाद के एक अदालतें- थाने में अदालत खान साहब कब पर जागेगी? एफआईआर हुई है। चले मैं एक और बता देता हूं आपको, आज फिर एक केस हुआ है खान साहब पर। क्या केस हुआ सर? खान साहब पे फिर कोई उनकी हेट स्पीच पर हुआ है, एक थाना इस्लामाबाद के किसी थाने में हुआ है। तो अब देख लें, आप जब ये बात करते थे तो आज़ादी इज़हार बिल्कुल था, हर कोई बात कर रहा था। जब पीटीआई का दौर था तब किसी के ऊपर पाबंदी नहीं थी, रैलियां भी निकल रही थी, इस्लामाबाद तक आ रही थी, जलसे भी इनके चल रहे थे, और पीटीआई को बुरा भला भी देखो, कह अली रहे थे। अमीन गंडापुर भी गिरफ्तार। आप लोग भी माइक ले चले। लेके, आप लोग भी माइक ले लेके घूमे थे, किसी के ऊपर कोई आप पाबंदी नहीं अगर लगाई अली गई। अमीन गंडापुर की सर, आपने अगर DPO ऑडियो ने स्पीच क्या- नहीं सुनी, मैं बता देता हूं। अली बता अमीन दें। गंडापुर साहब कह रहे हैं, पुलिस वालों को भी मैं खबरदार कर रहा हूं कि वो दूर हो जाएं, वरना हम उनसे भी बर्ताव करेंगे पीडीएम के वोटर की तरह, और हम आ रहे हैं इस्लामाबाद पर कब्जा करने, अवामी कब्जा करेंगे इस्लामाबाद पर। सर आपने खुद अभी इस्लाह की अवामी कब्जा ये नहीं होता है कि उधर आके जमीनों पे कब्जे कर लिए जैसे कि पीडीएम वाले कर रहे हैं। अवामी कब्जा ये है कि पूरा इस्लामाबाद की अवाम निकल के बाहर आ जाएगी। अवामी कब्जा ये है, अच्छा, और अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। तो फिर पुलिस वालों को क्यों धमकियां दे रहे हैं आप लोग? पुलिस वाले उन गुल्लू भट्टों को धमकियां दी जा रही हैं आपके सामने। आप लोगों के चैनल पे डर डर के आप लोगों ने भी फुटेजेस चलाए जो पीटीआई की गाड़ियों को डंडे मार मार के शीशे तोड़े जा रहे हैं, आम पब्लिक की गाड़ियां तोड़ी जा रही है, मोटरसाइकिलों को डंडे मारे जा रहे हैं, उनको फेंका गया है। ये आप लोगों के सामने सारी फुटेजेस आपके पास पड़ी होंगी, आप देख ले। पुलिस वाले वर्दी के अंदर, सर शर्म और अफसोस की बात है, वर्दी के अंदर, और उसके ऊपर किसने कार्रवाई की? मैं तो कहता हूँ आईजी को बरतरफ करना चाहिए था उसी वक्त जिसके अंडर के अंदर में पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। उस आईजी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उस डीआईजी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी मौजूदगी के अंदर ये पुलिस वाले खड़े होकर आम पब्लिक की गाड़ियां तोड़ रहे हैं। हमने क्या उनको पब्लिक की गाड़ियां तोड़ रहे की सैलरी लेते हैं, या पब्लिक को सिक्योरिटी देने के लिए हम लोग उनकी सैलरी उठा रहे हैं? ये गुल्लू भट्ट बनाया हुआ पंजाब पुलिस को और दीगर पुलिस के सूबों की पुलिसों को इस तरह नहीं होना चाहिए। सब पुलिस आवाम की खिदमत के लिए होती है, आवाम को कल निजी डराने प्रोग्राम, धमकाने के लिए नहीं होती। कल एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक से सलीम साफ़ी ने सवाल किया कि सर खान साहब रूस से पेट्रोल ला रहे थे, और खान साहब का ये कहना है कि वो मुझे महंगा पड़ गया, इंटरनेशनल प्रेशर से मेरी हुकूमत को रुखसत किया गया। फिर आपने भी कहा कि हम जी रूस से पेट्रोल लेके, फिर उन्होंने कहा रूस से तो पेट्रोल अभी तक आया नहीं, तो बराबर में ईरान है भाई, उससे ले लो। मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा हमें लेने में कोई मसला नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली कुछ सेंक्शंस हैं, पाबंदियां लग सकती हैं पाकिस्तान पर, तो हम कोई फार्मूला, कोई हल निकालने में लगे हुए हैं ताकि हम पाबंदियों से भी बचें और आम आदमी को सस्ता पेट्रोल भी दें। हुकूमत की विल पर अब आपको अभी भी शक है, क्या वो सही कह रही है कि हम पाबंदियों की अताब में ना आ जाएं? सर आप बहुत मासूम बन रहे हैं, जैसे आप कुछ इनके ड्रामे समझ नहीं रहे हो। ये आज आ रहा है, कल आ रहा है, आज आ रहा है, कल आ रहा है, जनवरी में आ गया, जनवरी गुजर गया ना, अप्रैल में है सर। मैंने आपसे क्या कहा था, ये पेट्रोल नहीं आएगा।
आपसे कहा था ना मैंने पहले ही आपके प्रोग्राम में, ये पेट्रोल नहीं आएगा क्योंकि इनमें एहलियत ही नहीं है कि जो है ना अमेरिका इस्टेब्लिशमेंट के जवाब दे सकें। वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का गुलाम है। ये क्या लाएंगे पेट्रोल रशिया से? ये किस तरह लाएंगे? ये यूक्रेन को असला फराम कर रहे हैं, ईरान से ले लें। जो यूक्रेन को असला फराम कर रहे हैं, ये लोग यूक्रेन को असला फराम कर रहे हैं। आपके इल्म में है ये बात? यूक्रेन को असला, रशिया क्या उनको देगा? रशिया को पेट्रोल देगा? आप बताएं मेरे को। रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए असला फराम ईरान से ले लें, पेट्रोल ईरान से ले लेना, असर बराबर में हमारे। ईरान से चीन ले रहा है, इंडिया ले रहा है, रशिया से इंडिया ले रहा है, पूरा यूरोप ले रहा है। ये क्यों नहीं ले रहे? लेना चाहिए, तो ईरान से भी लेना चाहिए। आए मुल्क को आगे ले जाने के लिए नहीं आए, ये मुल्क को डुबोने के लिए आए। इनकी आप हिस्ट्री देख लें। मैंने आपको 2013 से लेकर 18 तक का हिसाब मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि $60 अरब के इन्होंने कर्जे लिए, $16 अरब सीपेक के मिले, $76 अरब। इसके अलावा तकरीबन पेट्रोल कम तरीन सतह पे था उस वक्त दुनिया की में, तकरीबन 55 से 60 अरब हुकूमत कह रही है आप लोगों ने सीपेक का काम बंद कर दिया था, हमने खोल दिया। 55 से 60 अरब डॉलर जो है वो उनको इस मद में बचे थे। पेट्रोल सस्ते तरीन रेट पे चला था। तकरीबन 125 से लेकर 130 अरब डॉलर जिससे मुल्क की मईशत को उठा के कहां से कहां पहुंचाया जा सकता था, उन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जो बजाय मुल्क की मईशत को उठाने के मुल्क की मईशत को डुबोया। इनके किसी भी हुकूमती दौर में आप देख लें कि कभी इंडस्ट्रियां बढ़ी हैं, कभी मईशत बेहतर हुई है, कर्जे बढ़े होंगे, मगर कभी ये मईशत बढ़ाने के लिए आई नहीं है किसी भी दौर में। ये फर्स्ट टाइम था कि मार्शल दौरों के अलावा जीडीपी की ग्रोथ 6% पे पहुंची थी। मार्शल दौर में अमेरिका की भीख के जो डॉलर के जो सिक्के मिलते थे ना, जो ले लेके ये खुश होते थे, इसके बगैर पाकिस्तान की जीडीपी की ग्रोथ 6% पे पहुंची थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ। आपने कभी उसको अप्रिशिएट ही नहीं किया। रियली अप्रिशिएट। अब मेरा लास्ट आपसे सवाल है, बड़ा गौर से आपने बड़े तहम्मुल से जवाब देना है। मौजूदा सिनेरियो पूरा मुल्क आपके सामने है कि अदलिया के फैसले को हुकूमत ने रद्द कर दिया, मुस्तरद किया। मेरा सवाल सुन लें, मुस्तरद कर दिया। 90 दिन में इलेक्शन होने थे, जो कि अब तमाम चारों तरफ से एक आवाज़ आ रही है कि ये इलेक्शन भी शायद नहीं होंगे और इलेक्शन गालबन 2024 पे जाएंगे। एतजाज़ एहसन लतीफ़ हुसैन की स्टेटमेंट भी आपके सामने है। अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाती, जो कि नज़र आ रहा है कि इलेक्शन करवाने में संजीदा नहीं है हुकूमत, पीटीआई कहाँ खड़ी है? तैयार हैं? क्योंकि ज़रा ये बता रहे सब बाकी जो बचे वो भी जेलों में जाएंगे। अब सर अभी आप खुद सोचें, क्या इससे मुल्क को फ़ायदा पहुंचेगा? आप छोड़ दें ना इस वक्त, आप इस बात को छोड़ दें कि पीटीआई क्या करेगी और पीएमएल क्या, इससे फ़ायदा पहुंच रहा है? नहीं, इससे फ़ायदा पहुंच रहा है। मुल्क में अनसर्टेनिटी मजीद बढ़ रही है। मुल्क में अनसर्टेनिटी के अलावा मईशत की जो डॉलर इधर बैकडोर से जो ये लोग लूट के लेके जा रहे हैं, उसका भी तो हिसाब देखना। गंदुम के अंदर आपके सामने 85 अरब डॉलर के करीब इन्होंने गपला करके बैरून ममालिक में मुंतकिल कर दिए। $20 पर टन की गंदुम $385 में इन लोगों ने खरीद की। ये मुल्क को सर ये चलाएंगे? और शर्म आनी चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को जो ऐसी गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रही है। सर पीटीआई पे ये इलेक्शन होना चाहिए सर। कर रही है कि आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ क्यों चले जाते हैं? आप अपना कोई सियासी सर ये जो निकालें। पीटीआई के राह चलते जो गाड़ियों में उठा के ले जा रहे हैं, क्या ये नवाज शरीफ क्या इनकी उम्मत है? मुस्लिम लीग में तालपुर को नहीं उठाया करते थे जिन सर, वो मालूम होता था ना सर, नेब आती थी ना सर, नेब आती थी ना सर, वो नेब आती थी ना, मालूम होता था ना। ना मालूम तो नहीं आते थे ना, ना मालूम तो नहीं आते थे ना सर। नेब पे केसेस कोई हमारे बनाए हुए थे क्या? तो आपने सवाल किया ना। सर नेब जो है वो पहले भी मैंने कहा था, नेब जो है वो आर्मी चीफ के अंडर में रही है। अब नेब मुशर्रफ साहब ने बनाई थी और वो आर्मी चीफ के अंडर में रही है, उसके दबाव के अंदर रही है। और उसका वाज़ेह सबूत चौधरी परवेज इलाही का बयान है कि जनरल बाजवा ने मुझे बनाया। चौधरी परवेज इलाही ने जो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की, क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनके ऊपर कोर्ट मार्शल हुआ? बेल्जियम में जो प्रॉपर्टियां बनाई है इनकी, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? क्या उनके ऊपर कोर्ट मार्शल हुआ? क्यों नहीं हुआ? खान साहब क्यों कहते थे कि कल फलां गिरफ्तार होगा, 2 दिन बाद ये गिरफ्तार होगा? खान साहब को कौन बताता था? सर आपके सामने जब अदालतें कार्रवाई चल रही होती है तो मालूम होता है कि अब इनकी जमानत नहीं होनी, अदालती कार्रवाई बता देती हैं।
अदालत की कार्रवाई बता देती है कि अब जो है ना ये जाने वाला है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर वो अगले दिन सर अगर पता हो आपकी जाता था। जमानत कैंसिल होनी है ना तो आपका वकील पहले से बता देगा मेरे दलाल में दम नहीं है, आपकी जमानत कैंसिल हो जाएगी, अब आप फंसने वाले हो, आपका वकील बोल देता। बहुत अच्छा खेल गया सलीम साहब। चले जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।